तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज कैरियोकाइनेसिस। अभी हमने जस्ट कंप्लीट किया है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अभी साइटोकाइनेसिस, क्योंकि अभी हमने जस्ट कंप्लीट किया है कैरियोकाइनेसिस की जेनेटिक मटेरियल कैसे डिवाइड होता है, उसके कंटेंट कैसे डिवाइड होता है, उसके पूरी मैकेनिज्म जो सबसे कॉम्प्लेक्स होता है वो हमने कंप्लीट किया। अब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो एक्चुअल डिवीजन होता है जिसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं वो कैसे होता है वो समझते हैं। Mitosis accomplishes not only the segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei, karyokinesis, but the cell itself is divided into the two daughter cells by the separation of cytoplasm, which is called as cytokinesis, at the end of which cells divide and get completed. यानी कि इसमें बोल रहा है कि साइटोकाइनेसिस क्या होता है, इट्स कंप्लीशन ऑफ सेल डिवीजन, जहाँ पे एक्चुअली सेल दो डिफरेंट भागों में डिवाइड होता है, जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता है, एंड वो जो क्या होता है एक्चुअल में जो आपको दिखते हैं दो डिफरेंट डॉटर सेल्स वो कंप्लीटली बन जाते हैं किस प्रोसेस से, साइटोकाइनेसिस से। In an animal cell, this is achieved by the appearance of furrow in the plasma membrane. कि भाई एनिमल सेल में कैसे होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ये ना फरो फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पेरेंटल सेल, ये क्या होता है इसके बीच में ना फरो फॉर्मेशन हो जाता है, कुछ ऐसा, ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है ना तो कुछ ऐसा डिवीजन होना स्टार्ट कर देता है। देन अगेन क्या होता है, ये ना और डीपन होते जाता है और दो डिफरेंट सेल्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज नथिंग बट अ फरो फॉर्मेशन किसका होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। The furrow gradually deepens and ultimately join in the center, dividing the cell cytoplasm in two. ये जैसे ही दो फरो फॉर्मेशन होता है और दो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में इंटू दो भाग में दो डिफरेंट टाइप में डिवाइड हो जाता है। प्लांट सेल्स हाउएवर आर एनक्लोज्ड बाय अ रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब हम साइटोप्लाज्म की बात करेंगे, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट की बात करेंगे, जो डिवीजन की बात करेंगे इन द प्लांट सेल्स, वो ना सेलों ना फरो फॉर्मेशन से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल ना एक आउटर हार्ड कवरिंग से जुड़ा हुआ होता है। जैसे हमें पता है कि एनिमल्स में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, लेकिन प्लांट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी होता है जो हार्ड होता है। इसकी वजह से फरो फॉर्मेशन के अंदर ना सेल डिवाइड नहीं हो पाएगा अच्छी तरीके से, दो इक्वल दो डॉटर सेल्स नहीं बन पाएंगे। तो उसमें क्या होता है देखते हैं। Therefore, they undergo cytokinesis by a different mechanism. और ये सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से ना उनका कोई डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। In the plant cell wall, formation start in the center of the cell plate and grow outward to meet the existing lateral walls. मतलब बोलते हैं कि प्लांट जो सेल वॉल है ना उसमें थोड़ा सा अजीब होता है। क्या होता है पता है, ये सेल वॉल ना यहाँ पे फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है और क्या होता है ये ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है सेल प्लेट का। लाइक सेल वॉल एक सेल प्लेट के थ्रू डिवाइड होता है। The formation of new cell wall begins with the formation of simple precursor called as cell plate. और वापस से नया सेल वॉल किससे बनता है, विद द हेल्प ऑफ द सेल प्लेट्स की फॉर्मेशन की वजह से बनता है। दैट रिप्रेजेंट द मिडल लैमेला बिटवीन द वॉल्स। नॉट ओनली दैट कि सेल वॉल बनने की वजह से दोनों जो फर्स्ट वे जिससे जुड़े हुए थे उसको क्या बोलते हैं, मिडल लैमेला, यानी कि मिडल वाले से इंग्रेडिएंट दो सेल को डिवाइड करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है। The walls of two adjacent cells. At the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria, plastids get distributed between the two daughter cells. इसके साथ साथ जितने भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं वो भी क्या हो जाता है, दो डिफरेंट वे में डिवाइड हो जाता है, इक्वली डिवाइड होते हैं अनबायस्ड वे में। In some organism, karyokinesis is not followed by cytokinesis, as a result of which multinucleate condition arises, leading to the formation of syncytium, that is liquid फॉर एग्जाम्पल लिक्विड एंडोस्पर्म्स इन द कोकोनट। इन्होंने क्या बोला है कि कभी कभार ऐसा होता है कि सेल वॉल है, इसके अंदर सेल्स है, ठीक है, कभी कभार तो सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो गया, लेकिन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ही नहीं हुआ। ऐसे कंडीशन को सिंसीशियम कंडीशन बोलते हैं। ये कहाँ पे देखने को मिलता है, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। जो लिक्विड आप देखते हो पीते हो ना, उसके अंदर ना इतना से कंटेंट देख लो सिर्फ न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस है, आप उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं देखोगे, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन देखोगे। तो इसका एग्जांपल भी दे दी, क्योंकि बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होता है कि है तो लेकिन हमने कभी देखा नहीं है, देखा है लेकिन आपको नोटिसेबल नहीं है, दैट्स इट, दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, अभी हमें आ रहा है कि सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या बोलता है। सिग्निफिकेंस ये क्या होता है, सिग्निफिकेंस समझने के लिए हम देखेंगे कि कुछ होता है सिग्निफिकेंस। ठीक है, अब उन्होंने सिग्निफिकेंस क्या, ओह लेट मी जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो सिग्निफिकेंस क्या होता है कि हम वो समझते हैं कि भाई सिग्निफिकेंस कुछ ना कुछ हमारे डेली लाइफ में होता है, लेकिन हमें ना उसका बोलते हैं ना हमारे आंखों के सामने नहीं आता है, उसको थोड़ा सा इलैबोरेटिव वे में बताया हुआ है यहाँ पे। क्या बोल रहा है देखते हैं कि माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉइड सेल्स ओनली। कि ना ये जो माइटोसिस है बेसिकली ना डिप्लॉइड सेल्स के अंदर ही होता है। ऐसा क्यों, वो भी देखते हैं।
However, in some lower plants and in some social insects, haploid cells also divide by mitosis. बोलते ऐसा कुछ नहीं, एक्सेप्शंस तो है, लोअर प्लांट्स हो गए, कुछ इंसेक्ट्स हो गए. मैंने आपको बताया था डिप्लॉइड सेल्स जिसके अंदर 2n अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम होता है और हैप्लॉइड होता है जो n अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम होता है. n क्या होता है? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है, n एक डिफरेंट नाम है, सिनोनिम्स है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम के लिए. It is very essential to understand the significance of this division in the life of organism. हमने समझ तो लिया कि माइटोसिस क्या होता है, इसके स्टेप्स क्या होती है, पूरी चीज समझ, लेकिन वो कहाँ पे देखने को मिलती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो भी तो समझना है हमें. Are you aware of some example where you have studied about haploid and diploid insect? क्या आपको कभी याद है कि आपने लोअर स्टैंडर्ड में हैप्लॉइड डिप्लॉइड इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा है, जैसे कि हनी बी? Mitosis usually result in the production of diploid daughter cells with the identical genetic complement. ये बोल रहा है कि ना माइटोसिस का काम क्या है, वो डिवाइड होता है और वो डिवाइड होने के बाद क्या करता है, जेनेटिक सिमिलैरिटी को पैदा करता है बिटवीन द डॉटर सेल्स. ठीक है, जो मियोसिस करने में फेल हो जाता है. द ग्रोथ ऑफ क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो, द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस. कि मल्टीसेल्युलर के अंदर जो ग्रोथ देखने को मिलता है, जो भी मल्टीसेलुलर सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है, वो बिकॉज ऑफ माइटोसिस होता है. सेल ग्रोथ रिजल्ट इन disturbing the ratio between the nucleus and the cytoplasm. It is therefore become essential for the cell to divide and restore the nucleocytoplasmic ratio. A very significant contribution of mitosis is to cell repair. उन्होंने बोला है कि देखो डिवीजन होता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये अगर बहुत बड़ा पेरेंटल सेल है तो बहुत छोटे छोटे डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा. ऑन दी अदर एंड कैसा होगा, देखो कि अगर फॉर एग्जांपल अगर ये 2 मीटर का डायामीटर है पेरेंटल सेल का, तो डॉटर सेल बनेंगे ना वो भी 2 मीटर इन डायामीटर बनेंगे. तो इसमें ऐसा नहीं होता कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो चेंज होता है, कुछ भी चेंज होता है, सब चीज अनऑल्टर्डली डिफरेंट वे में डिवाइड होते हैं. और सबसे मेन इंपॉर्टेंट माइटोसिस का कभी आता है, सेल रिपेयर के अंदर आता है. ठीक है, सोमैटिक सेल्स के अंदर. The cell of the upper layer of the epidermis, जैसे कि upper layer of epidermis में कुछ भी इंजरी होती है तो जो वहाँ पे डिवीजन आपको देखने को मिलता है. कुछ देर बाद आप देखोगे कि वो अपने स्किन से एकदम बोलते हैं ना, मैं घुल मिल जाता है, पता ही नहीं चलता कि कभी इसमें कट भी लगा था. वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ माइटोसिस होता है. सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ आपके गट्स के अंदर कुछ इंजरी हो जाए या कुछ डैमेज हो तो वहाँ पे जो रिप्लेस होकर न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है थ्रू सेल डिवीजन, उसमें भी क्या होता है, माइटोसिस देखने को मिलता है. ब्लड सेल्स, जो अपने ब्लड सेल्स आपको पता है उनकी लाइफ स्पेन सिर्फ 120 डेज होती है, उसके बाद क्या खत्म नहीं ना, नए नए सेल्स डिवाइड एड ऑन होते जाते हैं. तो वहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो अगेन क्या होता है, माइटोसिस का प्रोसेस होता है. क्लियर है आपको, क्या आपको समझ में आ रहा है कि सिग्निफिकेंस आपको क्या बताना चाह रहा है, माइटोसिस की सिग्निफिकेंस बताना चाह रहा है. ठीक है, okay, are being constantly replaced. Mitotic division in the epidermic, in the meristematic tissue, the apical and the lateral cambium, result in the continuous growth of the plant throughout their life. जो मैंने ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि प्लांट्स के अंदर ऐसी कौन सी वो जो सेल्स जो हमेशा डिवाइड करते हैं उसको तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोलते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, मैंने आपको बताया था, आप आगे जाके आपको उसका आंसर मिलेगा. उसका आंसर ये है, वो अपाइकल एंड लेटरल कैम्बियम. अपाइकल फॉर एग्जांपल दिस इज द प्लांट, यहाँ पे बताती हूँ, दिस इज द प्लांट. तो यहाँ पे जहाँ पे रूट वाली, यहाँ पे जो यहाँ पे शूट वाली टिप है ना, उसके एकदम अपर वाले पार्ट में जो यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं. नॉट ओनली दैट, यहाँ पे जो उनकी गर्थ को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होते हैं, यहाँ पे भी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा ग्रो करते हैं. इसके लिए इनको बोलते हैं कंटिन्यूस ग्रोथ के लिए ये हेल्पफुल होते हैं. कौन से टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. और इनके अंदर जो ग्रोथ होती है, इनके अंदर जो सेल साइकिल फॉलो होता है उसको क्या बोला जाता है, माइटोसिस. आई होप आपको ये सब अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा. अब मैंने ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि उसको है ना हम डॉटर सेल से क्यों बोलते हैं, सन सेल क्यों नहीं बोलते हैं. क्योंकि देखो डॉटर सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई उसको वापस से तो डिवाइड करना है, और डिवाइड प्रोजेनी बनाने का जो बोलते हैं ना मेन काम किसने लेके रखा है, डॉटर ने. मतलब ये वापस डिवाइड होगा, इसके अंदर वापस वो क्षमता है कि डिवाइड होने के लिए, एंड दैट इज वाई इसका आंसर क्या आएगा, डॉटर सेल होगा, सन सेल नहीं होगा. क्योंकि अगर उसका नाम सन सेल होता तो फर्दर डिवाइड ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास जेनरेटिव कैपेसिटी ही नहीं है. जेनरेटिव कैपेसिटी डॉटर सेल्स के पास होती है, पेरेंटल सेल के पास होती है, इजंट इट. इसकी वजह से उसका नाम क्या हो गया, डॉटर सेल. आई होप कि आपको उसका आंसर भी मिल गया होगा. अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो सिमिलर है माइटोसिस से, लेकिन बहुत सारी डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगी उसमें. ठीक है, वो क्या क्या डिफरेंसेस है अभी जाके डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो हमारा न्यू टॉपिक अभी स्टार्ट होता है मियोसिस. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, उसमें मियोसिस बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको पढ़ के भी से लगेगा कि आप ना मियोसिस ही पढ़ रहे हो, बट कुछ डिफरेंट वे की तरफ. ठीक है, ओके. Meiosis. The production of offspring by sexual reproduction include the fusion of two gametes, each with a complete haploid set of chromosomes. हमें पता है
एग और स्पर्म वो दोनों फ्यूज करते हैं और फ्यूज करने के बाद प्रोजेनी का फॉर्मेशन करते हैं। और हमें पता हमारे अंदर ना कांस्टेंट प्लॉइडी होती है, कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है विच इज 46। तो इसे मेंटेन करना है। दो डिफरेंट क्रोमोसोम नंबर फ्यूज होंगे, यानी कि उसका कभी ना कभी अगर मुझे 46 को मेंटेन करना है और दो डिफरेंट सेल्स फ्यूज कर रहे हैं, तो ये तो भाई सिंपल मैथमेटिक्स भी है कि ये 23 और ये 23 होना चाहिए, तभी जाके फ्यूज करके वो 46 बनेंगे। अगर ये पहले से ही 46 है तो क्या होगा, ये 92 का फॉर्मेशन करेंगे, 4 + 4 8 + 1, ये 92 का फॉर्मेशन करेंगे, जिसकी प्लॉइडी आप समझ 46 से 92 प्लॉइडी पे चली गई। कैन यू इमेजिन, वो ह्यूमन बीइंग में कुछ अलग ही प्राणी का निर्माण हो जाएगा। इसीलिए हमने ऐसे मैकेनिज्म को जिससे रिडक्शन होकर सेल बनता है, और उस रिडक्शन के प्रोसेस को हमने नाम दिया है मियोसिस। समझा कि मियोसिस की जरूरत क्यों पड़ी हमें, मियोसिस की जरूरत क्यों पड़ी, आपको समझ में आया। आपके पास ये भी क्वेश्चन होगा, अगर ठीक है मियोसिस की जरूरत नहीं भी पड़नी चाहिए, क्यों ना जो एक ही सेल जो सिंबल एग है वो कन्वर्ट हो जाए प्रोजेनी में, उसकी क्या क्या लॉसेस है वो आपको पता चलेंगे जेनेटिक्स वाले चैप्टर में, कि क्यों फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गेनल्स, जो टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, जो टू डिफरेंट सेल्स होना जरूरी है ताकि एक इंसान बन पाए। ठीक है, तो आपको समझ में आया मियोसिस क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो दो फ्यूजन हो रहा है किसी चीज के ऑर्गेनिज्म जिसकी प्लॉइडी कांस्टेंट होनी चाहिए, बट फ्यूजन दो डिफरेंट सेल्स का ही होना चाहिए, तो ऑफ कोर्स उनकी प्लॉइडी 23 होनी चाहिए। तो 23 को मेंटेन करने का काम मियोसिस एज अ प्रोसेस करता है। तो ये बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, जहाँ पे हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम फ्यूज होते हैं टू फॉर्म अ डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। गैमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2n वाले सेल है, ऐसा कुछ प्रोसेस होना चाहिए कि अगर मैं एग का फॉर्मेशन करी उसके अंदर n ही हो, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम मियोसिस वाला प्रोसेस का नाम देते हैं। दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवाइड दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। तब देख रहे हो ना यहाँ पे 2n से n हो रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है, रिडक्शन बाय हाफ हो रहा है, यानी कि रिडक्शन बाय हाफ के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मियोसिस। रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल, दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड एज मियोसिस। ऐसे काइंड ऑफ डिवीजन जहां पे रिडक्शन होता है 2n से डायरेक्टली n हो जाता है, यानी कि डायरेक्टली हाफ हो जाता है, ऐसे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मियोसिस। Meiosis ensure the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism, whereas the fertilization restore the diploid phase। आपको समझ में आया कि अगर ये 23 का फॉर्मेशन कर रहा है, देखो लेट मी रब दिस, मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि जैसे कि वो यहाँ पे ना 23 का फॉर्मेशन कर रहा है, तो 23 और प्लस दो एग के 23 दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, ये फ्यूजन रिस्टोर कर रहा है उनकी प्लॉइडी को। ठीक है, We can come across meiosis during gametogenesis in the plant and animal। कि meiosis वाले प्रोसेस हमें नॉर्मली सोमैटिक सेल्स में नहीं देखने को मिलेंगे, बट गैमेटोजेनेसिस, ये वर्ड का मतलब देखो, गैमेटोजेनेसिस यानी कि जेनेसिस मतलब जनरेट करना, गैमेट को जनरेट करने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, गैमेटोजेनेसिस। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट। द की फीचर ऑफ मियोसिस आर एज फॉलोज। कुछ फीचर्स है मियोसिस के, कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी की एक लाइन समझी होनी चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद होने चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर पाओ, इजंट इट। तो देखते हैं कौन से डिफरेंट पॉइंट्स हैं हम यहाँ पे मियोसिस के अंदर। क्या आप सभी रेडी है ये पॉइंट्स को देखने के लिए, ये पॉइंट्स को एनालाइज करने के लिए? ठीक है, चलते। पॉइंट नंबर 1 बोलता है कि मियोसिस इन्वॉल्व 2 सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन and cell division called as meiosis 1 and meiosis 2, but only a single cycle of DNA replication। Oh my god, this is an important thing जो आपको याद होने चाहिए कि भाई मियोसिस दो पार्टों में डिवाइडेड है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि मियोसिस भले ही दो पार्टेड में हो, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन सिंगल पार्ट में ही होता है। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। मियोसिस 1 इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम। Meiosis 1 is initiated, कब इनिशिएट होता है, after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatid as S phase। कि meiosis 1 कब इनिशिएट होता है कि जब पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो जाता है इनटू एन आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड, यानी कि पहले इसके अंदर आइडेंटिकल मतलब पहले अंदर इसके अंदर जो होती है प्लॉइडी सेम होती है, देन प्लॉइडी चेंज होती है। ठीक है, मैं दो फेजेस में मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। भाई साहब इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंपॉर्टेंट वर्ड नंबर 1 यहाँ पे बोला सबसे पहले होमोलोगस क्रोमोसोम। ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम ये क्रोमोसोम होता है जो होमोलोगस मतलब सिमिलर क्रोमोसोम। फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमोसोम नंबर 1 है
मेरा क्रोमोसोम भी बेकार बन रहा है यार, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर्ली। कि देखो ये जो है हमारे पास क्रोमोसोम 1 है और ये क्या है, क्रोमोसोम 2 है। ये दोनों जो क्रोमोसोम है ना, इनका काम ये क्या है, ये इनके रेप्लिकेशन से बना हुआ है। तो ये दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1 एंड दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक है। तो ये दोनों क्रोमोसोम को हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, एक ही से रेप्लिकेट होकर बना है, उसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड है, हमने पढ़ा है स्टार्टिंग से कि अगर एक ही सेंट्रोमियर से ये डिफरेंट विंग्स अटैच्ड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स। बट ये है तो इसी का रेप्लिकेशन, लेकिन अलग अलग है, तो इसको और इसको क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। चलिए वापस बताती हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड्स है बट समझना तो पड़ेगा। मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, देखो कि अगर एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम के विंग्स है, ये क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स को क्या बोलेंगे, क्योंकि एक ही सेंट्रोमियर से अटैच्ड है भाई, उनको फिजिकल अटैचमेंट है, तो इसको हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। ऑन द अदर हैंड इसी का रेप्लिकेशन कुछ बनेगा लेकिन जो नॉन अटैच्ड फॉर्म में, तो इसको और इसको क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। इन दोनों के बीच में ना एक्सचेंज होता है, किसका एक्सचेंज होता है, जेनेटिक मटेरियल का, और इसी की वजह से हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड मतलब ये इसका एक क्रोमैटिड, इसका ये क्रोमैटिड, किसके बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट चलते हैं, फोर्थ पॉइंट को समझते हैं। नंबर फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि फोर हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द मियोसिस 2, कि जैसे कि माइटोसिस में हमने देखा था कि 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ना 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। कैसे बनते हैं, देखो एक सेल है, डिवाइड हुआ 2 सेल्स में, देन ये डॉटर सेल्स अगेन 2 सेल्स में डिवाइड होंगे। देखो मैं आपको दिख नहीं रहा होगा, वेट लेट मी ड्रॉ इट हियर अच्छे से, थोड़ा सा गंदा हो गया बट या लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर्ली। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मियोसिस 2 के अंदर ना 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। कैसे, देखो कि पहले ये सेल्स हुआ, ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, नंबर 1 एंड नंबर 2, देन ये सेल्स अगेन डिवाइड होता है एक मियोसिस कंप्लीट होने के लिए। तो देखो दिस इज, ये अगेन डिवाइड होता है, यानी कि एक पेरेंटल सेल से 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हुआ है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, यानी कि एक पेरेंटल सेल से 4 डॉटर सेल्स बने हैं। दिस इज नोन एज मियोसिस। देख लो कितने डिफरेंसेस है, लेकिन बहुत सारे सिमिलैरिटीज भी आपको देखने को मिलेगी जब आप आगे पढ़ोगे। इसमें बोला कि जो मियोसिस 1 है, मियोसिस 2 है, उसके अंदर भी ना, जैसा हमने माइटोसिस के अंदर पढ़ा था पीमैट, सिमिलरली यहाँ पे भी पीमैट है, लेकिन पीमैट 1 और मियोसिस 2 के अंदर हुआ तो मियोसिस 2 के अंदर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे टर्म में। अब एक इंपॉर्टेंट वर्ड कि हम समझ रहे हैं कि मियोसिस के अंदर मियोसिस 1 और मियोसिस 2 है, मियोसिस 1 के अंदर हम प्रोफेज 1 समझ रहे हैं। वाह, देख लो कितना डेप्थ में गया हुआ है कि मियोसिस पढ़ रहे हैं, मियोसिस के 2 डिफरेंट पार्ट है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 के अंदर भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज है, उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, टेलोफेज, इसमें क्या है, ये भी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में डिवाइडेड है, ठीक है। अब चलते हैं हम मियोसिस 1 के अंदर। मियोसिस 1 जो आपको समझ में तो बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा, बट या मजा बहुत आएगा। मियोसिस 1 के अंदर सबसे पहले होता है प्रोफेज 1। Prophase of the first meiotic division is typically longer and more complex when compared to the prophase of mitosis. Important चीजें हैं कि प्रोफेज 1 के अंदर क्या होता है कि प्रोफेज 1 of meiotic division is typically longer and more complex when compared to prophase of the mitosis. एक important word है, questions आ सकते हैं कि इसका जो प्रोफेज है ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है एज कम्पेयर टू माइटोसिस का प्रोफेज। कैसे वो समझते हैं, ठीक है। अभी क्या बोला, इट हैज बीन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द 4 फॉलोइंग 5 फेजेस बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल बिहेवियर। क्वेश्चन कहां से आएगा कि प्रोफेज जो डिवाइड हुआ है 5 पार्ट में ना, वो किस बेसिस पे डिवाइडेड है, ठीक है, किस बेसिस पे डिवाइडेड है, उसका डिवीजन वे कौन सा है। सो क्वेश्चन आता कहां से, क्वेश्चन मेन ये नहीं पूछेगा कि 5 पार्ट में कैसे डिवाइडेड है वो बताएगा, वो पूछेगा कि भाई किसके बेसिस पे, क्रोमोसोमल बिहेवियर वाले के बेसिस पे। यानी कि आपका जो प्रोफेज जो अगेन 5 पार्ट में डिवाइड है, उसका बेसिस क्या है भाई, उसका बेसिस ना क्रोमोसोमल बिहेवियर है। बट आपको याद तो होना चाहिए कि 5 कौन से सब डिवीजन है लाइन वाइज, लिपोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। अगेन इंपॉर्टेंट है, देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट लिपोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन एंड डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस, ये आपको याद होना चाहिए, 5-6 बार याद करो। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या कर देना, LZPDD ऐसे याद कर लेना, मतलब किसी शॉर्ट फॉर्म ट्राई कर लेना एंड यू विल फील इट इजीली। किसी भी इसको ना कॉन्ट्रैक्टेड शॉर्ट फॉर्म में करना और बार बार बोलना, जैसे पीमैट हुआ था, सिमिलरली इसको भी LZPDD याद करना, इजी है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा, ठीक है।
During Lipotine stage, the chromosome become gradually visible. ठीक है. सो प्रोफेज 1 जो मियोसिस डिवीजन का थोड़ा सा टिपिकली डिफरेंट है जो हमने प्रोफेज पढ़ा था माइटोसिस के अंदर. तो डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं. उसमें पहला क्या बोल रहा है कि प्रोफेज है ना ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है और जो टिपिकली लॉन्गर होता है. किससे लॉन्गर होता है ये हमने पढ़ लिया था कि टिपिकली लॉन्गर होता है किससे, प्रोफेज हमारा जो माइटोसिस का था उसके प्रोफेज से. और ये जो प्रोफेज है ना जो हमारा प्रोफेज जो माइटोसिस का था वो फर्दर डिवाइडेड नहीं था बट इसमें फर्दर डिवाइडेड था कि इसमें लिपोटीन में, जाइगोटीन में, पैचिटीन में, डिप्लोटीन में, डायकाइनेसिस में. आपको ना ये तीनों लाइन टू लाइन याद होना चाहिए कि ओके लिपोटीन आता है पहले, उसके बाद जाइगोटीन आता है, उसके बाद पैचिटीन आता है, उसके बाद डिप्लोटीन आता है, उसके बाद डायकाइनेसिस आता है. अब ना ये प्रोफेज 1 के जो फर्दर कैटेगरीज है उसको हम डिवाइड करते हैं, उसको हम समझते हैं क्यों उनको फर्दर डिवाइड किया क्योंकि प्रोफेज 1 टिपिकली बड़ा है और प्रोफेज 1 के अंदर भी हमें बहुत सारे सब डिविजन देखने को मिले और उसी की वजह से हमने प्रोफेज 1 को फर्दर डिवाइड किया. अब देखते इसमें क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग लिपोटीन स्टेज द क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप. कि जो डिप्लोटीन है वो प्रोफेज 1 का सबसे पहला फेज है. तो यहाँ पे ना जो क्रोमैटिन कंडेंस्ड फॉर्म में जो हम अपने आंखों से विजिबल नहीं था वो क्या होता है कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है और क्रोमोसोम का रूप लेने लग जाता है. सो क्रोमोसोम जो हाईली कंडेंस्ड है अभी वो ना माइक्रोस्कोप के अंदर एकदम इजीली देखने मतलब विजिबल हो जाता है. द कम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रू अ लिपोटीन. जो लिपोटीन स्टेज में उसमें कंडेंसेशन होते रहता है कि हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में वो ट्रांसफर हो जाता है. दिस इज फॉलोड बाय अ सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 व्हिच इज कॉल्ड एज जाइगोटीन. लिपोटीन में क्या होता है सिर्फ कंडेंसेशन होता है और उसके बाद हमारा नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं जाइगोटीन. ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस. मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे क्या होता है क्रोमोसोम में डबल फॉर्म डुप्लीकेट हो जाते हैं. तो जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है वो क्या हो जाता है वो पेयर होना स्टार्ट हो जाता है. ओके ये मेरा डुप्लीकेशन है, ये मेरा डुप्लीकेट है, तो क्या होते हैं वो पेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं. और ये प्रोसेस को जिसमें दो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम पेयर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं साइनेप्सिस. सो प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम साइनेप्सिस. ठीक है. सच अ पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम. और ये जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम जो एक साथ पेयर्ड है उसको हम क्या बोला जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम. इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट दैट क्रोमोसोम सिनेप्सिस इज कंप्लीट बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड एज साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. इसमें बोल रहा है कि जो एसोसिएशन है जो होमोलोगस पेयरिंग है उसका देखा गया ना उसको ना वो जो एसोसिएशन है वो कौन करवाता है कॉम्प्लेक्स करवाता है. ये कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. तो समझ गए प्रोसेस को क्या बोला जाता है साइनेप्सिस. लेकिन जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. याद रखना. द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज बाइवैलेंट. सो ये जो क्रोमोसोम है ना इसको हम क्या बोला होमोलोगस क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं, इसको हम बाइवैलेंट या टेट्राड का भी नाम दे सकते हैं. तो देखो तीन डिफरेंट नाम आया. क्वेश्चन में कंफ्यूज करके आपको तीनों में से कोई भी एक नाम दे देगा. तो याद रखना तीनों भी कौन सा बाइवैलेंट, टेट्राड एंड होमोलोगस क्रोमोसोम. हाउएवर हम आगे चलते क्या बोल रहा है कि however these are relatively more visible at the next stage. इसका बोलने का मतलब क्या है कि वो relatively more visible होता है नेक्स्ट स्टेप में क्या टेट्राड एंड ये मतलब वो दिखता तो है हमें पहले जाइगोटीन में लेकिन पैचिटीन में वो और भी ज्यादा विजिबल होने लग जाता है. The first two stages of Prophase 1 are relatively short compared to the next stage that is Pachitin. ये याद रखना कि प्रोफेज 1 है वो रिलेटिवली लॉन्गर है एज कम्पेयर टू प्रोफेज 1 ऑफ माइटोसिस. बट जो प्रोफेज के जो फर्दर जो डिवीजन है उसका जो फर्स्ट दो डिवीजन है वो कंपेरेटिवली शॉर्टर एज कम्पेयर टू जो आगे का जो हमने प्रोसेस पढ़ा जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल पैचिटीन, डिप्लोटीन ये सब आता है. During this stage, the four chromatid of each bivalent chromosome become distinct and clearly appear at tetrad. मतलब पैचिटीन में ना वो एकदम बोलते हैं ना एकदम कंडेंस, उससे ज़्यादा कंडेंस नहीं हो सकता है, उससे ज़्यादा वो टेट्राड की फॉर्म में अपीयर नहीं हो जाता. मैक्सिमम अपीयर्ड फॉर्म ऑफ टेट्राड इज शोन एज पैचिटीन. This stage is characterized by appearance of recombination nodule. Recombination nodule क्या होता है देखो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम जिसको हम बाइवैलेंट भी बोलते हैं टेट्राड भी बोलते हैं वो क्या करते थे ऐसे पेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है. इनके बीच में ना पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है. ये जो पेयरिंग है ना इसको हम क्या बोल देते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल हो जाते हैं. वो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं. तो जैसे ही जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कर देते हैं हमें वो माइक्रोस्कोप के अंदर दिखने लग जाता है. तो जिस टाइम पर वो अपना रिकॉम्बिनेशन करते हैं उस टाइम को हमने क्या नाम दे दिया रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल. द साइट at which crossing over occur between the non-sister chromatid of the homologous chromosome. मतलब ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहाँ पे बन जाता है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है और जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है.
क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इसमें बोला कि क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आदान प्रदान होता है। क्रॉसिंग ओवर is also an enzyme mediated process and the enzyme involved is called as recombinase। मतलब ये ऐसे नहीं हो जाता है कि हाँ फटाफट हो जाए, इसके अंदर एंजाइम लगता है। कौन सा एंजाइम लगता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, उस एंजाइम का नाम हमने रखा है एंजाइम रिकॉम्बिनेज, तो आपको जो याद रखना है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर लीड टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम, मतलब वो रिकॉम्बिनेशन हो जाता है जेनेटिक मटेरियल का, यानी कि आदान प्रदान हो जाता है जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द पैचिटिन। पैचिटिन के अंदर पूरा रिकॉम्बिनेशन, जितना भी जेनेटिक मटेरियल वो एक्सचेंज करना चाहते थे वो सब हो जाता है। लीविंग द क्रोमोसोम लिंक एट द साइट ऑफ द क्रोमोसोम, बाकी सब अलग हो जाता है, सिर्फ जहाँ पे क्रोमोसोम लिंक्ड है वही सिर्फ साथ में जुड़ा हुआ होता है, पूरा रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। The beginning of diplotin is recognized by the dissolution of the synaptonymal complex। वो कॉम्प्लेक्स जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम को जोड़ के रखा था वो डिप्लोटिन में क्या होना स्टार्ट हो जाता है, डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। And the tendency of recombined homologous chromosome of the bivalent to separate from each other except at the site of chromosome, the X-shaped structure are called as chiasmata। In oocyte of some vertebrate, diplotin can last for a month or a year। आप आगे चल के 12th स्टैंडर्ड में ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, उसमें देखोगे कि जो एग होता है ना वो एट द टाइम ऑफ बर्थ ही बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में आ जाता है और किसी स्टेज में वो अरेस्ट हो जाता है, मतलब उसकी जो मियोसिस है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो ना किसी एक पर्टिकुलर फेज में आकर अरेस्ट हो जाता है और वो प्यूबर्टी के बाद ही रिज्यूम होता है। सो कौन सा पीरियड होता है, वो पीरियड होता है oocyte के अंदर डिप्लोटिन का। तो मियोसिस जो होता है oocyte के अंदर वो डिप्लोटिन के फेज में, मतलब प्रोफेज 1 की डिप्लोटिन के फेज में आकर अरेस्ट हो जाता है। नॉट ओनली दैट, वहाँ पे एक वर्ड है कैस्माता जो वर्ड यूज हुआ है, उसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पे एक्स फॉर्म हुआ है ना, मतलब वो जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो डिसोल्यूशन, मतलब वो ना अलग होना स्टार्ट हो जाता है, डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एक्सेप्ट एट द साइड जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, एक्सेप्ट दैट साइड जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, जो वो जब भी सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं ना तो क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं, उस स्ट्रक्चर को नाम उन्होंने क्या दिया, कैस्माता। द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज 1 इज कॉल्ड एज डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस क्या बोल रहा है कि ये फाइनल स्टेज होता है किसका, मियोटिक प्रोफेज 1 का, जिसका नाम हमने बोला है डाइकाइनेसिस। अब ये डाइकाइनेसिस क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखो डाइकाइनेसिस एक लास्ट वर्ड है, ठीक है। दिस इज मार्क्ड बाय, किससे मार्क्ड होता है, दिस इज मार्क्ड बाय terminalization of chiasmata। During this phase the chromosomes are fully condensed and the meiotic spindle is assembled to prepare homologous chromosome for separation। मतलब यहाँ पे कंप्लीट टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। कंप्लीट टर्मिनलाइजेशन का मतलब क्या हो जाता है, कंप्लीटली वो डिसॉल्व हो जाता है। ये प्रोफेज के अंदर क्या होता है, मियोटिक स्पिंडल सेपरेट हो जाता है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग दिस फेज क्रोमोसोम आर फुली कंडेंस्ड एंड द मियोटिक स्पिंडल असेंबल्ड टू सेपरेट द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। और यहाँ पे क्या हो जाता है, जो मियोटिक स्पिंडल है वो सेपरेट हो जाते हैं, वो उसके काइनेटिक कोर, किसके काइनेटिक कोर के अंदर, होमोलोगस क्रोमोसोम के काइनेटिक कोर से अटैच होने के लिए सेपरेट होना स्टार्ट कर देते हैं। बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस द न्यूक्लियस डिसअपियर एंड द न्यूक्लियर एनवेलप आल्सो ब्रेक डाउन। डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ये बोलते हैं कि जब अपना डाइकाइनेसिस खत्म हो जाता है उसमें क्या, जो न्यूक्लियर एनवेलप है, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस के अंदर ऑर्गेनल्स है जैसे कि न्यूक्लियोलस, वो डिसअपियर हो जाता है। क्यों होता है उसका रीजन मैं आपको पूरे लेक्चर में बताते हुए आ रही हूँ। उसका रीजन है कि अच्छे से जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे टोटल ह्यूमन सेल के अंदर, वो क्या होता है, वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेज के अंदर, मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 क्या बोलता है कि ये अगेन सिमिलर है जो आपने मेटाफेज पढ़ा था, सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है कि वहां पे ना एक क्रोमेटिड, आपको पता नहीं क्रोमोसोम के ही इधर लगता है, ठीक है, क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। एक क्रोमोसोम के अंदर जो दो क्रोमेटिड्स है वो सेपरेट होते हैं, लेकिन मेटाफेज 1 के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, क्रोमेटिड्स को कुछ नहीं होता है मेटाफेज 1 के अंदर। तो हमेशा याद रखना मेटाफेज 1 और मेटाफेज 2 के अंदर डिफरेंस क्या है। मेटाफेज 1 के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड मेटाफेज 2 के अंदर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होता है। द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, सिमिलर है, सिर्फ डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, उसमें क्रोमोसोम और उसमें क्रोमेटिड्स का होता है। द माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटिक कोर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, ये जो आपने सिंपल पढ़ा था वही है, ठीक है। अब ये ना यहाँ पे आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल, आपको क्या क्या एकदम ब्यूटीफुल सा एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपको ये ना स्टडीज करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। देखो
एनाफेज, टेलोफेज 1 आगे एक्सप्लेन किया, लेकिन हमें ना एक स्ट्रक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर देखो क्या है। ओके, लेट मी डू दिस। ओके, आपको विजिबल है? इसमें ना बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि मेटाफेज 1 में क्या होता है कि ना होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। कैन यू सी हाउ दिस होमोलोगस क्रोमोसोम इज गेटिंग सेपरेटेड? सो पहले प्रोफेज 1 के अंदर देखो कंडेंसेशन हो रहा है। मेटाफेज 1 के अंदर पूरा जो क्रोमोसोम है उन्होंने अपने आप को इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर अलाइन किया हुआ है। कैन यू सी दैट? नेक्स्ट एनाफेज 1 के अंदर ना एनाफेज 1, ठीक है। सो एनाफेज 1 के अंदर क्या बोला हुआ है कि एनाफेज 1 के अंदर देखो होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हो रहा है। टेलोफेज के अंदर ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ साथ ये पूरा देखो उसके इर्द गिर्द क्या बन गया, न्यूक्लियस रीअपियर हो गया, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर हो गया। सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो हमने अभी तक पूरा स्टडी किया। अब हम चलते नेक्स्ट पार्ट में, जिस इज एनाफेज 1। एनाफेज 1 सिमिलर होता है। अगेन इसमें डिफरेंस क्या होगा कि इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करेंगे, और जो हमने माइटोसिस के अंदर बात किया था या हम एनाफेज 2 के अंदर बात करेंगे, उसके अंदर ना जो क्रोमैटिड्स है उनका सेपरेशन होगा, यहाँ पे होमोलोगस का सेपरेशन होगा। व्हाइल द सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमियर, कि उनका जो क्रोमोसोम है, जो उनका सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना, वो इसमें ऑलरेडी एसोसिएटेड होगा, जो हमने पढ़ा। नेक्स्ट चलते हैं टीलोफेज के अंदर। टीलोफेज के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस रीअपियर, और जो साइटोकाइनेसिस से फॉलो करता है, दिस इज कॉल्ड एज डायड ऑफ सेल्स। डायड मतलब 2 सेल्स, कि एक सेल के अंदर ना एक जो पेरेंटल सेल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी कि डायड ऑफ सेल हो गया। डायड ऑफ सेल्स क्या बोल रहा है कि जो एक सेल्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। Although in many cases the chromosome to undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended stage of the interphase nucleus. मतलब अभी हम मियोसिस 2 की बात करेंगे, तो यहाँ पे इसके बीच में एक फेज है जिसको हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जैसा हमने इंटरफेस पे पढ़ा था ना कि जो क्रोमोसोम है वो कंप्लीटली क्रोमैटिन में डिकंडेंस हो जाता है, यहाँ पे कंप्लीटली डिकंडेंस नहीं होंगे, थोड़े बहुत होंगे, ठीक है। The stage between the 2 meiotic division is called interkinesis, यानी कि 2 स्टेज, मतलब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का जो पीरियड है, जो अगेन वो जो फॉलो करेगा, जिसमें जो बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल, साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो बढ़ेगा ना, उन फेज को यहाँ पे क्या बोला जाता है, इंटरकाइनेसिस। इसको हम इंटरफेस क्यों नहीं बोलते, क्योंकि वो कंप्लीट डिवीजन है ना, ये मियोसिस का कंप्लीट तो डिवीजन ही नहीं हुआ है, ये हाफ डिवीजन हुआ है। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का जो फेज है वो क्या बोलेंगे हम इसको, हम बोलेंगे इंटरकाइनेसिस। एंड इज जर्नली शॉर्ट लिव एज कम्पेयर टू इंटरफेस, क्योंकि वो ज्यादा बड़ा था। देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग द इंटरकाइनेसिस। एक बात याद रखना, इस पे क्वेश्चन आते ही आते, क्या डीएनए का रेप्लिकेशन होता है? नहीं, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज 2 एज मच सिंपलर प्रोफेज 1 देन प्रोफेज 1, राइट। इसमें क्या बोला कि वो सिंपल है और ये कुछ सिमिलर भी हो सकता है। जो मियोसिस 2 आप पढ़ोगे ना वो सिमिलर होगा माइटोसिस से, जनरली वही होगा जहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स की बात करेंगे, उनका सेपरेशन होगा, उनका जो भी होगा सब सिस्टर क्रोमैटिड्स के रिलेटेड होगा। यहाँ पे एक वर्ड बहुत अच्छा बोला गया कि इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज 2। इसको रिवर्स करके असर्शन रीजनिंग में दे देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, तो याद रखना कि यस, इंटरकाइनेसिस के बाद प्रोफेज 2 आता है। प्रोफेज 2 क्या एक सिंपलर प्रोफेज है एज कम्पेयर टू प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में कितने कॉम्प्लिकेटेड उसके 5 फेसेस थे, उनके 5 सब डिविजन थे, देन उसको पढ़ो, देन उसकी एनालिसिस करो, देन उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स याद करो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि आपने माइटोसिस में पढ़ा था, सिस्टर क्रोमैटिड्स का डुप्लीकेशन होगा, सिमिलरली उसमें ही क्या होगा, इसमें भी मियोसिस 2 में भी सेम होगा। तो मियोसिस 1 जो कंपैरेटिवली हार्ड था। अब चलते हैं मियोसिस 2 के अंदर। मियोसिस 2 पे आते हैं। मियोसिस 2 पे उन्होंने क्या बोला है कि मियोसिस 2 अगेन वही पीमेट वाले चीजों पे डिवाइडेड है। कौन से पीमेट में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, सबके आगे सिर्फ 2 लगा देना है। क्यों? क्योंकि ये मियोसिस 2 का प्रोफेज 2 है, मेटाफेज 2 है, एनाफेज 2 है एंड टेलोफेज 2 है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, जैसे कि ये हुआ, और साइटोकाइनेसिस से जस्ट बाद क्या हो जाता है, क्रोमोसोम हैव फुली इलोंगेटेड। इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस 2 रिजेंबल टू अ नॉर्मल माइटोसिस। जैसे कि नॉर्मल माइटोसिस होता है कि ये सेल वापस ये दो सेल्स बने थे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ था क्योंकि मियोसिस वाला फॉर्मेशन है, लेकिन इससे जो अगेन 2 सेल्स बनेंगे ना, ये सिमिलर जैसा माइटोसिस था ना, सिमिलर वैसा ही है कि जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा कंडेंसेशन होगा क्रोमैटिन्स का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2। द क्रोमोसोम अलाइन बिकम कॉम्पैक्ट, जो क्रोमोसोम जो अगेन है वो वापस से कॉम्पैक्ट बन जाएंगे। मेटाफेज 2 पे आते हैं। मेटाफेज 2 क्या बोलता है कि सिमिलर जैसे कि आपने प्रोफेज 1 में देखा था, मेटाफेज 1 भी वैसा ही है। कैसा है मेटाफेज 1?
Metaphase, at this stage, the chromosome align at the equator and the microtubule from the opposite poles of the spindle fiber get attached to the kinetic core of the sister chromatid. वही similar कि वापस क्रोमोसोम होगा, दोनों अटैचमेंट होगा, यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड से होगा, याद रखना। डिफरेंस क्या है मेटाफेज 2 और मेटाफेज 1 में कि वहां पे होमोलोगस से अटैचमेंट था, यहाँ पे क्रोमैटिड से अटैचमेंट जैसा माइटोसिस में हुआ था। It begins with a simultaneous splitting of centromere. वहाँ पे homologous का splitting था, यहाँ पे centromere का splitting है of each chromosome which was holding the sister chromatids together, allowing them to move toward the opposite poles of the cells by shortening the microtubule attached to the. जैसे कि वही इसको एनाफेज में खींचने का काम होता है, सेपरेशन का काम होता है बिटवीन द सिस्टर क्रोमैटिड्स का जो होता है सेपरेशन होता है, उसमें क्या होता है कि माइक्रोट्यूब्यूल अपने आप को शॉर्टन करता हुआ जाता है और साइमल्टेनियसली स्प्लिटिंग होता है किसका, सिस्टर क्रोमैटिड्स का। तो उसका मैकेनिज्म बताया हुआ है ना फेज के अंदर, इजी है। देखो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे पहले होमोलोगस प्रोफेज 2 में क्या होगा कि यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड से देखो काइनेटिक कोर के प्लेट से अटैचमेंट है स्पिंडल फाइबर की, देन ये डिवाइड होगा, मेटाफेज में अलाइनमेंट होगा, किसमें देख रहे हो आप, सेंटर वाले प्लेट में अलाइनमेंट हो रहा है, देन वापस सिस्टर क्रोमैटिड्स का सेपरेशन हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। कैन यू सी दैट? इसका पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, देखने को मिल रहा है आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ऑफ कोर्स आपको दिख रहा होगा ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर, मियोसिस एंड विद टेलोफेज 2। अगेन जैसे कि हर माइटोसिस एंड होता है टेलोफेज के अंदर, यहाँ पे भी मियोसिस एंड हो रहा है टेलोफेज 2 के अंदर, इन विच द 2 ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम वंस अगेन गेट एनक्लोज्ड बाय द न्यूक्लियर एनवेलप, साइटोकाइनेसिस फॉलो द रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जहाँ पे हैप्लॉइडिटी देखने को मिलती है, 2n नहीं होता है, n का फॉर्मेशन होता है, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। जैसे कि वहां पे आपको पता चला कि माइटोसिस का काम होता है सेल रिपेयर के अंदर, सेल ग्रोथ के अंदर, सोमैटिक सेल्स का उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मियोसिस के अंदर क्या होता है हम वो देखेंगे अभी। मियोसिस के अंदर क्या होता है कि मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज अचीव्ड अक्रॉस द जनरेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ना नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंजर्व होता है, कैसे कंजर्व होता है इसमें देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ना एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करना है, यहाँ पे बनाती हूँ मैं, एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करना है, एक एग और एक सेल का फ्यूजन होगा, यानी कि ये किधर का एग 23 आ रहा है, ये 23 आ रहा है, मतलब इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर इसका भी क्रोमोसोम है, इसका भी क्रोमोसोम, ऐसा नहीं है कि एक ही जन का क्रोमोसोम शोकेस हो रहा है, नहीं दोनों का हो रहा है क्योंकि फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन होने के लिए पहले इसको रिडक्शन होना पड़ेगा, रिड्यूस होना पड़ेगा, क्रोमोसोम इसका भी शो हो रहा है लेकिन 46 के बदले 23 शो हो रहा है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर इसका भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा और इस पर्टिकुलर बंदे का भी कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा, इसलिए हम बोल सकते हैं उसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलता है। इवन दो द process per se paradoxically result in reduction of chromosome number by half। इसका मतलब इसमें बोलते हैं ना एस्टोनिशिंगली देखा जाए तो इसका रिडक्शन नंबर ऑफ हाफ होता है, लेकिन बाद में मियोसिस की हेल्प से क्या होता है वो अगेन गेन कर लेता है, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जैसे कि क्रॉसिंग ओवर हुआ था, नोड्यूल फॉर्मेशन हुआ था, दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर रहे थे, तो उससे क्या होता है जेनेटिक वेरिएबिलिटी देखने को मिलता है, जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है, और इससे क्या होता है जो इंफीरियर टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है वो डिस्कार्ड हो जाता है और सुपीरियर टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल की एंट्री होती है हमारी लाइफ में इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, और ये रिकॉम्बिनेशन की वजह से ही हमें बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिले। पहले हमारे बॉडी हेयर्स बहुत हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे रिकॉम्बिनेशन हुआ बहुत सारी अनवांटेड चीज डिस्कार्ड होती गई, जो इंफीरियर कैरेक्टरिस्टिक थे वो डिस्कार्ड होते गए, किसकी वजह से, ओनली बिकॉज ऑफ मियोसिस। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है एंड आई होप आपको हर एक वर्ड समझ में आया हो। इफ कोई भी डाउट है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अगेन एन अमेजिंग चैप्टर, और उसको भी बहुत अच्छे से लाइन टू लाइन एनसीईआरटी रीड करेंगे। अभी आपका काम क्या है कि मैंने रीड कर लिया है, अभी आपको रीड करना है, माइंड में रिकॉल करना है मैंने जो भी सेंटेंसेस बोले थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बोले थे, एंड 1-2 घंटे बाद आपको वापस अपने आप से विद द पेंसिल इन योर हैंड, वो डिजिटल नहीं है जो हार्ड कॉपी होते हैं बुक की, उसके साथ अंडरलाइन करते हुए पढ़ो एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड। कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रहा है, अगेन कम बैक टू द वीडियो, वो लाइन को देखो, वो लाइन को समझो और अपने दिमाग में फिट करो। बायोलॉजी इजी है लेकिन सभी को ना 360 on 360 नहीं मिलता है, क्योंकि वो लाइन को समझते नहीं, लर्न कर लेते हैं। आई वॉन्ट यू टू लर्न विथ अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और आई होप कि आप कर रहे हो सब कुछ सिंसियरिटी, एक सिंसियरिटी लेवल आप मेंटेन करना, ताकि आप अपने डेस्टिनी जो वट एवर यू हैव बीन देयर, जो भी आप डिजर्व करते हो आपको मिले। टिल देन मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।